Hello my dear students and welcome back to our RAS Prelim Specific Series। तो ये सीरीज देखने के बाद में ना आप लोग ये बोलोगे कि मैम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस के अंदर आए हैं वो आपने पूरे कवर कर दिए हैं, क्योंकि हमने जो है ना ये क्लासेस को उसी हिसाब से सेट किया है जिस हिसाब से आपका सिलेबस आया हुआ है। सिलेबस में जितने भी नए टॉपिक्स का एडिशन हुआ है वो सब मैं इसमें कवर करूंगी, और इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आपकी राजस्थान पॉलिटी भी कवर करूंगी। उसके अंदर जो जो नए टॉपिक्स का एडिशन हुआ है, ठीक है, जैसे आपके चीफ सेक्रेटरी का एडिशन हुआ है, आपके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर जिसका एडिशन हुआ है, तो हम वो सब चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो उसके आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, बस ये क्लासेस देखते जाओ एंड यू विल बी गुड टू गो विथ योर प्रीलिम्स 2026, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 13 इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, 15 के अंदर हमने क्या देखा था, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देन 16 के अंदर हमने क्या देखा, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन। उसके बाद में 17 में अनटचेबिलिटी का अबॉलिशमेंट। देन 18 के अंदर हमने क्या देखा था, हमने देखा था अबॉलिशन ऑफ व्हाट, टाइटल्स, ठीक है। वो सब कुछ आपको याद होगा आई होप। क्या क्या हमने चीजें पढ़ी थी उसके अंदर, क्या क्या नुआंसेस पढ़े थे हमने उसके अंदर, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे, तो वो सब चीजें हमारी हो गई हैं। आज हम लोग बात करने वाले हमारे पार्ट 2 की कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि पार्ट 2 ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। जस्ट टू बी क्लियर, वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर हम लोग राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे 19 से 22। उसके अलावा वी विल बी स्टडीइंग योर एक्सप्लॉयटेशन के जो आर्टिकल्स हैं 23 और 24, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 सेशन है, उसके अंदर हम ये वाली सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, डाउट्स हो रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहां पर आपको एक फ्री क्लासेस का क्या मिलेगा, सेक्शन मिलेगा। फ्री क्लासेस के सेक्शन के अंदर आप जब जाओगे तो आप वहां पर क्लास भी देख सकते हो, पहली चीज। उसके अलावा जो भी क्लास हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस की क्विज भी हमने दे रखी है, जो हम नॉर्मली हमारे बच्चों के साथ भी फॉलो करते हैं। ये चीज हम हर दिन जो टॉपिक उन्होंने क्लास में पढ़ा है उसका हम उनको क्वेश्चंस का क्विज देते हैं, ताकि बच्चे को वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों के लिए भी फ्री में प्रोवाइड करने की एक पहल की है। वी हैव टेकन दैट इनिशिएटिव सो दैट आप लोग भी प्रीलिम्स रेडी बनते रहो साथ साथ के अंदर, ठीक है। तो आप जाके वहां पर हमारा क्लास भी देख सकते हो और उस क्लास का क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट यू नीड टू डू, डाउनलोड द RS ओनली ऐप ऑन योर मोबाइल फोन्स एंड यू कैन इजिली डू दैट। वहां पर आपको PDFs भी अवेलेबल करवाई गई हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात, जो जिसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 19 से। सबसे कॉन्टेक्स्ट ओवरव्यू सबको पता है आपको, पार्ट 3 है, मैग्ना कार्टा है, ठीक है। और कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो एलियंस के लिए भी होते हैं, ठीक है। सिटीजन्स और एलियंस क्या होते हैं वो आपको मैंने बता दिया था, राइट, यस और नो। हमने हमारा जो सिटीजनशिप वाला वो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ना, दैट दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स एंड सॉरी हु आर सिटीजन्स एंड हु आर एलियंस, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब कौन से आर्टिकल्स होते हैं सिर्फ सिटीजन्स के लिए, तो वो होते हैं आपके 15, 16, 19, 20 एंड योर 29, ठीक है। जो सॉरी 29 एंड 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो ये जो ये आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं। लिख लो इनको कहीं पे, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो ये 5 आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं। फॉरेनर्स को हम ये नहीं देते, जो हमारे एलियंस होते हैं उनको हम ये नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारे सिटीजन्स के लिए होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से हमने 15, 16 डिस्कस कर लिया था, यस और नो। 15, 16 डिस्कस कर चुके हैं हम हमारे पिछले वाले सेशन के अंदर, राइट। नाउ
आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स 19 टू 24, उसके अंदर से सिर्फ एक इकलौता 19th आर्टिकल है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होता है। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं 20, 21, 22, 23 और 24 वो सब किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। एक्सेप्ट फॉर होम? एक्सेप्ट फॉर एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको सिटीजनशिप वाले चैप्टर के अंदर, इसलिए हमने उसके अंदर ये चीज डिस्कस करी थी, क्योंकि आरपीएससी की आदत होती है कि जो छोटे छोटे न्यूआंसेस नहीं होते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को समझने के लिए वो इन न्यूआंसेस से ही क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, सो दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, अब एक और चीज है, आर्टिकल 20 और 21, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी लग भी जाती है तो भी इन दो आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? आगे चलते हैं हम लोग। नाउ स्टार्टिंग विद योर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स विद 6 फ्रीडम्स। ठीक है, 6 फ्रीडम ये प्रोवाइड करता है, बट हर फ्रीडम के ऊपर क्या है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कंप्लीटली फ्री हम लोग कर देंगे किसी को तो सब अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इन फ्रीडम्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पहले हम देखेंगे फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम देखेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहली फ्रीडम, जो 6 फ्रीडम्स हैं उनके अंदर से सबसे पहली फ्रीडम है आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आप अपने मन के अंदर जो विचार हैं आपके, उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ईदर बाय स्पीकिंग, ईदर बाय राइटिंग और बाय एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट क्या कोई किसी को गाली दे सकता है पब्लिकली? क्या कोई किसी को डिफेम कर सकता है पब्लिकली? नो। ये क्या है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इस स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर, ताकि लोग जो हैं वो क्या नहीं हो, वो हाथ से बाहर ना जाए। ठीक है, हद अपनी पार ना करे, इसलिए सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ बहुत। देन राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। क्या राइट दिया है कि आप एक जगह के ऊपर असेंबल हो सकते हो, आप अपनी बातचीत कर सकते हो, बट उस असेंबली के अंदर आर्म्स नहीं होने चाहिए। ये नहीं आप गन्स लेकर और जो है असेंबली कर रहे हो, नो, विदाउट आर्म्स यू कैन असेंबल फॉर एनी पीसफुल मैटर्स। ठीक है, देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब आप एसोसिएशंस बना सकते हो, आप यूनियंस बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कोई भी आपके अंदर कॉमनैलिटी है, तो आप उस चीज के लिए अपनी एक एसोसिएशन बना सकते हो। ठीक है, देन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में आप क्या, आप आज जयपुर में रह रहे हो, फॉर सपोज पढ़ाई कर रहे हो जयपुर में, ठीक है, आपका कोई होम डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको क्या किसी ने मना किया कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से जयपुर आके पढ़ नहीं सकते हो? आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है? नो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है कि मैं पूरे इंडिया में जहां पे भी जाऊं वहां पर घूम सकता हूं। क्या आपको जयपुर से या राजस्थान से केरला जाने के लिए कोई पासपोर्ट चाहिए, कोई वीजा चाहिए? नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हैज द फ्रीडम टू मूव फ्रीली विद इन इंडिया, throughout India. Okay, then right to reside and settle anywhere in India. घूम तो सकते ही हो, साथ ही जहां पर भी आपकी मर्जी हो आप वहां जाकर सेटल भी हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में मेरा कुछ मन नहीं लग रहा, कुछ काम वाम सही से नहीं चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ यार मेरे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी शायद मुंबई में हो, शायद दिल्ली में हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां जाकर भी अपना घर बसा सकती हूँ इफ आई वॉन्ट। ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी दैट पावर to reside and settle in any place which is in India. ठीक है, right to practice any profession or carry any occupation, trade or business. ठीक है, right to practice any profession, मेरी मर्जी है मैं क्या प्रोफेशन अपनाना चाहती हूँ। ठीक है, it is completely on me what profession I need to follow, किस प्रोफेशन के अंदर मैं जाना चाहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है। ठीक है, ये जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स है ये 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, एक यहां पर कैच है, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फ्रीडम्स दी जाती थी यहां पर। ठीक है, अभी हम लोग 6 ही देख रहे हैं, पहले 7 फ्रीडम्स थी इसके अंदर। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल
आर्टिकल 19 के अंदर 7 फ्रीडम्स जो थी उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट उसको डिलीट कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 और इसको क्या बना दिया गया था, इसको आर्टिकल 300A के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट बना दिया गया था। फंडामेंटल राइट से रिमूव करके 300A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे चलते हैं हम। अब ये तो हमने देख लिया राइट्स और फ्रीडम्स क्या थी। अब आर्टिकल 19 जो है वो एक बहुत पावरफुल राइट है। ठीक है, हर सिटीजन के लिए एक बहुत पावरफुल राइट है ये, हर सिटीजन के पास ये होना चाहिए। और अगर इसको हम एब्सोल्युटली दे देंगे तो सिटीजन, डोंट यू थिंक दे विल एक्ट मेलनकलीली, राइट? लॉ एंड ऑर्डर को वो लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए गए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। और आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, जबकि हमने एक आर्टिकल देखा था वो बिल्कुल एब्सोल्यूट था। कौन सा था वो आर्टिकल? इट वाज आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वो एब्सोल्यूट आर्टिकल था। बट आर्टिकल 19 क्या ये एब्सोल्यूट है? नो, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर अलाउड ओवर हियर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ग्राउंड फॉर स्पीच रेस्ट्रिक्शंस। आपने भी देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर किसी की कही हुई कोई बात हमारी सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी को हानि पहुंचाती है इंडिया की को, तो वो क्या है? वो फ्रीडम नहीं मानी जाएगी। उसके लिए उस पर्सन को क्या किया जा सकता है? उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई इंडिया के खिलाफ कुछ चीज बोलेगा जो उसकी सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी को हानि पहुंचा सकती है, सो दैट इज नॉट अलाउड। ओके, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अगर हानि पहुंचा रही है वो भी अलाउड नहीं है। पब्लिक ऑर्डर को अगर हानि पहुंचा रही है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, कोई हेट स्पीच दे रहा है, ठीक है, लोगों के अंदर हेट फैला रहा है, हेट पैदा कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंसान वो क्या कर रहा है? पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज अलाउड नहीं है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। वो आपको फ्रीडम आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 नहीं देता है बिल्कुल भी। ठीक है, देन डिसेंसी और मोरालिटी। कोई भी मॉरल चीज को जो है, या फिर आपकी जो डिसेंसी है, जो आपकी मोरालिटी है, उसको अगर कोई किसी की बात जो है वो हर्ट कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड एज पर द रेस्ट्रिक्शंस ओवर हियर। ठीक है, देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई कर रहा है, कोई कोर्ट का क्या कर रहा है? कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड अंडर योर आर्टिकल 19 ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू रिप्लाई and right to internet access included under article 19। article 19 जो है वो freedom of press को भी इंक्लूड करता है, right to reply को भी, right to reply और right to internet access को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, मूवमेंट और रेजिडेंस को रेस्ट्रिक्ट किया गया है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई एसटीडीज फैल रही हैं, ठीक है, क्या फैल रही हैं? आपकी एसटीडीज क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? उन पर्टिकुलर पर्संस का जो है मूवमेंट क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन रेस्ट्रिक्ट दोस पर्टिकुलर पर्संस मूवमेंट। ओके, उसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, जो हमारे एसटीज होते हैं, उनका क्या कल्चर, उनका हेरिटेज, उनका वे ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड वो लोग रहना पसंद करते हैं। तो उनकी टेरिटरी में कोई इंट्रूड ना करे, उनके कल्चर्स में कोई इंट्रूड ना करे, उनकी लाइफ में कोई इंट्रूड ना करे, इसलिए हम उन पर्टिकुलर एरियाज, उन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन कल्चरल राइट्स। समझ में आई इतनी सी बात? देन अनुराधा पसंद के जो केस था उसमें हमें क्या दिया गया? उसमें हमें इंटरनेट बेस्ड प्रोफेशंस को प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 19(1) के अंदर, और राइट टू इंटरनेट एक्सेस को क्या बनाया गया? इट बिकेम द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है आज बहुत ज्यादा इंटरनेट बेस्ड हो गई है। यस और नो? हमें कुछ भी चीज चाहिए हम फटाफट से ब्लिंकिट करके मंगा लेते हैं। ब्लिंकिट करके मंगाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। हजारों लोग, लाखों लोग, इनफैक्ट आई विल से लाखों लोगों की जो इकोनॉमी है, जो उनका पेट जो पल रहा है, वो किसके बेसिस के ऊपर पल रहा है? इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज के ऊपर पल रहा है, राइट? सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा बसंत केस के अंदर राइट टू इंटरनेट को क्या बना दिया? राइट टू इंटरनेट एक्सेस को एक फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 19(1) का क्लॉज जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। आर्टिकल 20 क्या करता है? आर्टिकल 20 गिव्स प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स।
मतलब अगर किसी को, किसी इंसान के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए और उसके लिए कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शन दी जाती है? सो बेसिकली 3 मेजर प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज एक क्राइम कमिट किया, ठीक है, लेकिन आज मेरे इस क्राइम का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इसके लिए कोई पनिशमेंट दे सके, ठीक है। आज इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है जो पनिशमेंट मुझे दे सके, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले 5 सालों के अंदर उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए एक लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। गवर्नमेंट ने 5 साल में उसके लिए लॉ बना दिया। तो जो मैंने आज, मतलब 5 साल पहले जो मैंने लॉ क्राइम कमिट किया है और उसका लॉ बना 5 साल बाद, तो मैं अब 5 साल बाद उस पर्टिकुलर लॉ के लिए, उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए वापस से मुझे क्या नहीं किया जा सकता, मुझे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 20 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम व्हाट? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के क्या? लॉ के पनिशमेंट। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक क्राइम कमिट किया है, ठीक है, आज मैंने एक क्राइम कमिट किया है, अभी यहां पर कोई भी लॉ नहीं बना हुआ इस क्राइम के लिए पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। अब मेरे 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स क्या बन जाता है? एक लॉ बन जाता है। तो मेरा जो ये 5 साल पहले का क्राइम था, इसके लिए गवर्नमेंट मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकती, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? देन नो डबल जेओपर्डी, मतलब अगर मैंने एक बार कोई क्राइम किया मैंने और मुझे उसकी सजा मिल गई है, ठीक है, तो कोई भी मुझे दोबारा उस चीज की सजा नहीं दे सकता। ओके, नो पर्सन कैन बी गिवन पनिशमेंट ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मर्डर किया है, मैंने उसके लिए सजा काट ली, तो कोई मुझे सजा काटने के बाद दोबारा नहीं बोल सकता कि इसको दोबारा से सजा कटवाओ, ये अच्छा आदमी नहीं है, अच्छी औरत नहीं है। नहीं, इफ आई हैव कमिटेड अ क्राइम और मैंने उसकी सजा को पूरा कर लिया है, तो मुझे कोई दोबारा जेल में नहीं डाल सकता, ठीक है। अगर मैं दोबारा बाहर आके दोबारा क्राइम कर दूं तो फिर मैं जेल में जा सकती हूँ, बट एक ही क्राइम के लिए मुझे 2 बार सजा नहीं मिल सकती। सो दैट इज व्हाट? नो डबल जेओपर्डी। एंड थर्ड इज व्हाट? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब मैं अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं दूंगी कभी भी। अगर मैं अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रही हूं तो वो एडमिसिबल ही नहीं होगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। सो आई कैन नॉट सेल्फ इनक्रिमिनेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकती हूं, मेरी गवाही कोई मैटर नहीं करती अगर मैं खुद को क्रिमिनल बता रही हूं तो, ठीक है। सो ये 3 सेफगार्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं, और ये सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं और फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं, ठीक है। एंड दीज कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग योर नेशनल इमरजेंसी। देखा था ना हमने, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 सबसे वास्ट स्कोप है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है, राइट टू स्पीक, राइट टू लिव, राइट टू मतलब XYZ, राइट टू गुड एनवायरमेंट, एवरी राइट इट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर राइट। इट इज अम्ब्रेला राइट, जिसके अंदर बहुत सारे जितने भी राइट्स है वो सारे आते हैं, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है आर्टिकल 21? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जिस तरीके का प्रोसीजर लॉ में एस्टैब्लिश किया गया है उसके अलावा किसी भी पर्सन को राइट टू लाइफ या लिबर्टी से वो डिप्राइव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ने मर्डर कमिट किया है, ठीक है, तो अब उसको हम सजा देंगे, ठीक है, उसकी लिबर्टी हम छीन लेंगे, उसको जेल में डालेंगे, तो वो कहां पर मेंशन है? ये प्रोसेस लॉ के अंदर ही मेंशन है, ठीक है। सो एक्सेप्ट फॉर दिस प्रोसीजर ऑफ लॉ किसी भी पर्सन को हम डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी लाइफ एंड लिबर्टी से। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम। applies to both citizens and non-citizens because everyone is what? Everyone is a human, right? Then मनरेगा गांधी केस में 1978 में procedure must be just, fair and reasonable। ये procedure established by law है ना, ये कैसा होना चाहिए? just होना चाहिए, fair होना चाहिए और reasonable होना चाहिए, मतलब rational होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कहीं से भी कोई भी लॉ पकड़ लिया, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके किसी को उसकी लाइफ और लिबर्टी से क्या कर दिया? डिप्राइव कर दिया। नो, that particular procedure should be what? It should be just, it should be fair and it should be reasonable।
ओके, नाउ राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप गधे घोड़ों की तरह रह रहे हो, नो, यू हैव अ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो इज्जत है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। दैट इज वाई राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी इज व्हाट राइट टू लाइफ सेज, ठीक है, लिविंग विथ व्हाट डिग्निटी, ठीक है। देन राइट टू लाइफ एक्सपेंड करता है, किस किस को इंक्लूड करता है, राइट टू प्रिवेसी, पुट्टुस्वामी केस 2017, राइट टू शेल्टर, राइट टू डिसेंट बरियल और क्रिमेशन, ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथनेशिया। यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट पता है ना, अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, मतलब वो जी रहा है ना, तो वो जीने में उसके ज्यादा पेन है, इससे बेटर वो मर जाए, ठीक है। सो उस टाइम के ऊपर हम पैसिव यूथनेशिया उसको देते हैं, ताकि उसको जो है he can peacefully die, he can die with dignity, okay, so that is what right to die with dignity and it also comes under your article 21, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है ये आर्टिकल्स, क्या है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू डिसेंट बरियल, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारे राइट्स जो है वो अम्ब्रेला होकर इस पर्टिकुलर राइट के अंदर आपके आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आर्टिकल 21 का पार्ट ए डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 21 ए गिव्स योर राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 2002 के अंदर ये पर्टिकुलर जो राइट है वो ऐड किया गया था आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्या बोलता है ये, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल का बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और उस बच्चे को ये लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा कैच है, कैच क्या है, दो तरीके के डिटेंशन होते हैं हमारे। कितने तरीके के डिटेंशन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन। फर्स्ट इज योर प्यूनिटिव and second is your preventive। डिफरेंस क्या है, प्यूनिटिव का मतलब होता है, मतलब अभी आपने क्राइम ऑलरेडी कमिट हो गया है, ठीक है, क्राइम ऑलरेडी कमिट हो गया है, उसके बाद की सब चीजें चल रही हैं, ठीक, ये होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब क्राइम कमिट होने के बाद किसी को अरेस्ट किया गया है, किसी को डिटेन किया गया है, सो दैट इज व्हाट योर प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब क्राइम हो सकता है, ऐसी संभावना है कि ये इंसान जो है क्राइम कर सकता है, करवा सकता है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए, उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही हम उस इंसान को क्या कर देते हैं, पहले हम उसको डिटेन करके रख लेते हैं। समझ में आई बात, मतलब क्राइम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आशंका है कि ये आदमी जो है क्राइम करवा सकता है, तो हम इसको पहले अंदर कर दें ताकि क्राइम हो ही ना, तो दैट इज कॉल्ड एज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, राइट, एट द टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड पीपल थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था अंडर योर प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि भाई ये लोग दंगे भड़का सकते हैं तो इनको हम पहले ही अंदर डाल दो, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, यस और नो, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन करवा लिया था लोगों का, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इन पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर भी द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ व्हाट, सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शंस, ठीक है। मतलब इफ अ पर्सन इज डिटेन्ड, ठीक है, अभी उसका क्राइम साबित नहीं हुआ है, ठीक है, प्यूनिटिव के अंदर भी अभी उसका क्राइम साबित नहीं हुआ है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्राइम अभी साबित नहीं हुआ है, तो जब उसको डिटेन किया जाता है तो सर्टेन प्रोटेक्शंस आर गिवन टू हिम। सबसे पहली, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब भाई उसको अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है, उसके पास पूरा हक है ये जानने का कि उसको किस बिनाम पे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, उसके पास पूरा हक है एक लॉयर से कंसल्ट करने का। तीसरा, प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, उसके पास राइट है, अधिकार है उसका कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, डिटेन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी बात,
प्यूनिटिव डिटेंशन की, मतलब क्राइम हो गया है उसके बाद की सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में उसको ये चीजें जानने की पूरा हक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी उसको आप ग्राउंड्स बता सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर वो ग्राउंड्स आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको जरूरी नहीं है उसको ग्राउंड्स बताना प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर वो बंदा 3 महीने से ज्यादा, अगर उसको 3 महीने तक तो आप उसको डिटेन कर सकते हो, ठीक है, अगर उसको 3 महीने से ज्यादा आपको डिटेन करके रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, तो फिर आपको एक एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए होगी। किसकी? एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत होगी उसको 3 महीने से ज्यादा डिटेन करने के लिए। समझ में आया? प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहां पर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने डालना पड़ेगा। यहां पर अगर बियॉन्ड 3 मंथ्स उसको रखना है तो फिर आपको एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। बस ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। फ्रीडम वाले आपको सारे समझ में आए आर्टिकल्स, राइट? आर्टिकल 19 से लेकर आपके आर्टिकल 22 तक सारे आपको आर्टिकल्स आई होप समझ में आए होंगे। नाउ वी कम टू आर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आपके 2 आर्टिकल्स हैं मेजरली, ठीक है। फर्स्ट आपका कौन सा आर्टिकल है? फर्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 देखो क्या बोलता है, बहुत सिंपल आर्टिकल्स है दोनों, काफी सिंपल है। आर्टिकल 23 इट प्रोहिबिट्स व्हाट? इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये रोकने में आपका एक प्रोविजन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब दैट इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और देयर ऑर्गन्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है। इमोरल ट्रैफिकिंग, मतलब बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, गर्ल्स की स्पेशली प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलते हैं बहुत सारे, तो ये सब क्या है? ये सब इलीगल है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट कंप्लीटली प्रोहिबिट्स दीज थिंग्स। एंड बेगार, बेगार इज व्हाट? योर फोर्स्ड लेबर, मतलब काम कराए जा रहे हैं और उनको कोई वेजेस नहीं दे रहे, उनसे बेगारी करा रहे हैं, उनसे फोर्स करके उनसे काम ले रहे हैं बट उनको उनका ड्यू नहीं दे पा रहे हैं वापस। सो दैट इज व्हाट? दैट इज फोर्स्ड लेबर एंड इट इज ऑल्सो व्हाट? इट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। Understood everyone? Now, it protects what? Individuals against the actions of both state as well as private persons. मतलब दोनों के अगेंस्ट ये जो है आर्टिकल वो काम करता है, स्टेट के अगेंस्ट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी। अगर स्टेट ऐसा कोई प्रोविजन ला रही है जो बेगार को या इनमें से किसी भी चीजों को प्रमोट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। प्लस इट कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट द प्राइवेट पीपल। अगर कोई प्राइवेट इंसान ये चीज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट जाया जा सकता है। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ दिस प्रोविजन इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ठीक है। बॉन्डेड लेबर के प्रोविजन को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आपकी? अब बॉन्डेड लेबर क्या होता है? बॉन्डेड लेबर का मतलब उस इंसान को बॉन्ड कर दिया गया है यही काम करने के लिए, ठीक है। मतलब ना तो वो अपनी जान छुड़ा सकता और ना मतलब वो उसके लिए ऐसी कंडीशंस बनाई गई हुई है कि वो काम कर सके वहां पर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? बॉन्डेड लेबर। बहुत मजबूरी का काम हो जाता है फिर वो चीज, तो इस चीज को भी क्या किया गया है? इस चीज को भी अबॉलिश करने की बात की गई है आपके आर्टिकल 23 के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। अब एक्सेप्शंस कौन है इसके अंदर? आर्टिकल 23 के एक्सेप्शंस कौन है? द स्टेट इज परमिटेड टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज हो गई आपकी, सोशल सर्विसेज हो गई आपकी, विदाउट पेमेंट, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर लाइक सिचुएशंस हो जाती हैं, ठीक है, एंड गवर्नमेंट के जो मिलिट्री वाले होते हैं, द मिलिट्री पीपल दे आर automatically there on the frontiers, so the government can ask them, the government can tell them, the government can direct them that you people have to be there, whether उनको वो उस चीज का पेमेंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। क्योंकि कई बार कंट्रीज के अंदर ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन हो जाती हैं जब आर
इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल, ठीक है। मतलब बहुत फोर साइटेड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कंट्री के अंदर तो इन लोगों से एटलीस्ट गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट टू प्रोटेक्ट द नेशन, टू स्टैंड फॉर द नेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब ये चीज तो गवर्नमेंट करवा सकती है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज दिस थिंग, बट यहां पर भी किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनसे किसी भी तरीके का हजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे फैक्ट्रीज हो गई, आपकी माइंस हो गई, टोबैको फैक्ट्रीज हो गई, बैंगल फैक्ट्रीज हो गई, यहां पर जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है, इन हजार्डस एक्टिविटीज में 14 साल से कम के बच्चों को काम नहीं करवाना है। दिस इज द डायरेक्शन विच हैज बीन गिवन इन योर फंडामेंटल राइट्स। और इसी को बेटर बनाने के लिए आर्टिकल 21A डाला गया है, ताकि इन 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो कंपल्सरीली मिल सके, ठीक है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फ्री हो जाएंगे तो इनके पास अगर कुछ और नहीं होगा करने के लिए तो वापस इनके घर वाले इनको काम के लिए भेजेंगे, राइट। तो इनको क्या दिया हमने? इनको आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन दिया कि आप काम मत करो, आप जाके पढ़ाई करो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। अब ये क्या है? दिस इज एनफोर्स थ्रू, अभी मैंने आपको बताया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016 एंड योर राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट, दैट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। हमने दो चीजें डिस्कस करी है यहां पर, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगेन ये वही वाला क्वेश्चन है, हम इसको स्किप करेंगे जिसका आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हो। नाउ अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं आपके, क्या क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। Okay, so the first question is saying that consider the following statements regarding the right to freedom. क्या बोल रहा है? Article 20 and 21 are available to both citizens and foreigners. क्या बोल रहा है? Article 20 and 21 are available to both citizens and foreigners. Absolutely correct है? Yes or no? Only Article 19 जो है वो किसके लिए? सिर्फ सिटीजन्स के लिए। बाकी इस पोर्शन में से मेजरली सारे आर्टिकल्स फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्टिकल 19 इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स, ओके। आर्टिकल 20 and 21, आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं हम। आगे देखो क्या बोल रहा है ये। नाउ इट इज सेइंग दैट, जस्ट अ सेकेंड, या सो व्हाट इट इज सेइंग, द डॉक्ट्रिन दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल वाज लेड डाउन इन, हमने अभी देखा था मनेका गांधी केस, कि भाई हम लोग जो क्या कर रहे हैं, जो डिटेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग अभी हमने डिस्कस किया था ना, जस्ट लेट मी रिविजिट ओवर देयर, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो जो भी हम यहां पर अगर किसी को उसकी राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से अगर हम उसको डिप्राइव कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर है, इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय व्हाट, इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और वो प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश है वो कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। किसमें बोला गया था? मनेका गांधी केस में बोला गया था। नाउ मूविंग ऑन, आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स, free and compulsory education for children between 6 to 14 years, absolutely correct. Free education up to secondary level,
कंपल्सरी एजुकेशन सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी, नो, कोई रेलेवेंस नहीं है इनका. दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन. आगे चलते हैं हम. Which of the following safeguards is not available under preventive detention? इनमें से कौन से safeguards जो है वो preventive detention के अंडर अवेलेबल नहीं है? सबसे पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर? The first one which is given is that right to know the grounds of detention. यहाँ पर देखो नॉट अवेलेबल पूछा गया है. राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, ये तो हम जनरली देखा है, हमने भी डिस्कस भी किया था कि हम देते हैं, लेकिन अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी या सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम नहीं भी बताएं तो कुछ चलेगा. किस केस में? प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में. ठीक. देन राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, क्या दिया हुआ है? राइट टू कंसल्ट अ लॉयर. ठीक है भाई, ये बेसिकली नहीं होता है, बट हम आगे की एक बार और देख लेते हैं. एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू आफ्टर 3 months, ये तो होता है. देन कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स एज सून एज पॉसिबल, ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे. क्या राइट नहीं है उसके पास? उसका लॉयर से कंसल्ट करने का राइट वहां पर नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाला हुआ है. कोई ऐसा लॉ नहीं है या कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ है अभी, बट हो सकता है, तो उसको लॉयर को कंसल्ट करने का कोई तुक ही नहीं बनता. सो दिस इज नॉट अवेलेबल टू दैट पर्सन. आगे चलते हैं हम. क्वेश्चन देखो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है. आर्टिकल 21 जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है दैट इट इज व्हाट, इट इज अ वेरी वेरी डायनामिक आर्टिकल. यस और नो? आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा डायनामिक आर्टिकल है. ठीक है, तो देखते हैं. Which of the following rights has been recognized as part of Article 21? First, right to privacy, right to shelter, right to die with dignity. तीनों हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, तीनों हैं हमारे. सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा. इसके बाद में आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 24 तक फ्रीडम और एक्सप्लॉयटेशन, इन दोनों के आर्टिकल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली आगे आने वाली जो आपका अटेम्प्ट होगा उसके अंदर. उसके अलावा अगर आपको कहीं कोई डाउट्स कंफ्यूजन है आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट. टिल देन keep studying hard, keep working hard, and all the best for your preparation. Thank you so much.